यदि तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम्हें पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है। उज्जवल ने सुसाइड नहीं किया, उज्जवल का मर्डर हुआ है। जब उज्जवल को लेकर के लोग पहुंचे वहां मेडिकल कॉलेज में तो क्या स्थिति थी वहां पे? उसके आखिरी शब्द थे, सर मुझे इंसाफ मिलना चाहिए, मैं प्राचार्य से प्रताड़ित हुआ, अपमानित हुआ। छात्रों का अपमान किया जाता है, फीस जबरन वसूली की जाती है। उसको बाड़ पकड़ करके खींचा गया, मारा पीटा गया। फिर उसने कुछ पुलिस वालों के भी उसने नाम लिए, उन्होंने भी उसके साथ मारपीट की। एक वीडियो मैंने उसकी देखी, वो एसडीएम ऑफिस पे ज्ञापन लेके गया था, वहाँ पे शायद वो पीटीआई थे, उन्होंने उसकी एप्लीकेशन बाहर ही पकड़ के फाड़ दी, वहाँ भी उसके साथ मारपीट हुई। उसमें प्रमुख मांगे थी सर, एक जो उज्जवल की बहन थी उसके लिए एक जॉब, 1 करोड़ का मुआवजा, और उज्जवल के नाम की, उज्जवल की एक मूर्ति उसी कॉलेज में, उज्जवल के नाम का एक गेट बुढ़ाना में। जो मुख्य आरोपी है, प्रिंसिपल है, मैनेजमेंट के लोग हैं, उनमें अभी तक कोई ऐसा एक्शन दिखाई पड़ नहीं रहा है। 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया था सर, जो आज शाम को पूरा हो जाएगा 6 बजे के करीब। उज्जवल को इतना ज़्यादा प्रताड़ित कर दिया गया था, इतना अपमानित उसको कर दिया गया था, पूरे कॉलेज के सामने उसको गालियाँ देना माँ बहन की, उसके बाल पकड़ करके उसको खींचना, मारना पीटना। और ये एक बार नहीं हुआ, उसके साथियों ने मुझे बताया कि ये एक बार नहीं हुआ, ये कई बार हुआ। उज्जवल एक बेहद संवेदनशील लड़का था, बेहद बहादुर लड़का था। वो अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहा था, वो अपने साथ साथ अपने सैकड़ों साथियों की लड़ाई लड़ रहा था, उनकी मांग रख रहा था। नहीं है, मेरे साथ नहीं, आज पूरे डीएवी कॉलेज में बहुत से बच्चों के साथ इस प्रकार की हिंसा देखने को मिल रही है। उनके पास पुलिस का दबाव कई बार आया, वो तो आता है, ऐसा लाजमी है, मेरे ऊपर भी आया, मेरे भी कई बार फ़ोन आए, तो उज्जवल के पेरेंट्स के ऊपर दबाव देने की कई बार कोशिश की। दोस्तों नमस्कार। मुजफ्फरनगर जिले के बुढ़ाना कस्बे में डीएवी कॉलेज के छात्र उज्जवल राणा ने आत्मदाह कर लिया। उज्जवल के आत्मदाह के बाद जो सवाल खड़े हुए हैं वो पूरे समाज और पूरे एजुकेशन सिस्टम को कटघरे में खड़ा करते हैं। इस पूरे मसले में पहले दिन से उज्जवल के साथ खड़े, उज्जवल को इंसाफ दिलाने के लिए सड़क से लेकर के, कॉलेज से लेकर के उसके घर तक मौजूद रहने वाले छात्र नेता विजित तालियान हमारे साथ हैं। विजित लॉ के स्टूडेंट हैं, मेरठ कॉलेज मेरठ में, और बहुत ही हिस्टोरिकल कॉलेज है मेरठ कॉलेज मेरठ। विजित जी, आप पहले दिन से उज्जवल के मसले में, उज्जवल को इंसाफ दिलाने के लिए खड़े हुए हैं। जी सर। हमें ये बताइए कि कब आपको सूचना मिली और क्या सूचना मिली और फिर क्या आपने स्टेप लिया? इसकी सूचना सर, हमारे एक भाई हैं अंकुश राठी, जो कि बुढ़ाना के रहने वाले हैं, मूल रूप से उनका गांव इटावा है। उनका मेरे पास कॉल आया था, मैं उस दौरान कैंपस में रजिस्ट्रार के पास बैठा था। उनका मेरे पास कॉल आया, उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे बुढ़ाना में डीएवी कॉलेज के कोई स्टूडेंट हैं उज्जवल, और उन्होंने अपनी सुसाइड की कोशिश की है। तब तक मुझे पूरा मामला पता नहीं लगा था, और उन्होंने बताया कि भाई हम उनको बुढ़ाना से लेकर के मेरठ आ रहे हैं, तो आप हमें मेरठ मिल जाइएगा। तो मैं मेरठ मेडिकल पर पहुंचा, तब मैंने वहाँ पे भाई की स्थिति को देखा, वहाँ पे जानकारी ली क्या बात थी, कैसे थी। तो पता लगा कि कॉलेज में प्रिंसिपल से, पीटीआई से, मैनेजमेंट से वो इतना प्रताड़ित हो चुका था कि उसने मजबूरन ये कदम उठाया। जब उज्जवल को लेकर के लोग पहुंचे वहां मेडिकल कॉलेज में तो क्या स्थिति थी वहां पे? ट्रीटमेंट कैसा मिला? उसकी बॉडी की क्या सिचुएशन थी? बेहद गंभीर सिचुएशन थी सर, और मैं आज भी उज्जवल की चीखें अपने कानों में सुनता हूँ, जिस तरीके से वो चीख रहा था, तड़प रहा था। और वो एक बेहद बहादुर लड़का था, वो जीवन के अंतिम छोर पे भी इंसाफ की बात कर रहा था, अपने साथ हुए अन्याय को बार बार दोहरा रहा था, बता रहा था। एक बेहद बहादुर लड़का हमारे बीच से गया है। क्या कह रहा था? उसके शब्द क्या थे? उसके आखिरी शब्द थे, सर मुझे इंसाफ मिलना चाहिए, मैं प्राचार्य से प्रताड़ित हुआ, अपमानित हुआ, उसको बाड़ पकड़ करके खींचा गया, मारा पीटा गया। फिर उसने कुछ पुलिस वालों के भी उसने नाम लिए, उन्होंने भी उसके साथ मारपीट की। एक वीडियो मैंने उसकी देखी, वो एसडीएम ऑफिस पे ज्ञापन लेके गया था, वहाँ पे शायद वो पीटीआई थे, उन्होंने उसकी एप्लीकेशन बाहर ही पकड़ के फाड़ दी, वहाँ भी उसके साथ मारपीट हुई। तो काफ़ी अपमानित उसको किया गया। कितने घंटे रहा होगा मेडिकल कॉलेज में वो? मेडिकल कॉलेज में लगभग 1.5 घंटा वो रहा। उसके बाद रेफर कर दिया गया उसे दिल्ली।
नहीं सर, रेफ़र करने में भी बहुत संघर्ष करना पड़ा। उसको रेफ़र नहीं कर रहे थे, रेफ़र के डॉक्यूमेंट नहीं बना के दे रहे थे। हमारे यहाँ के मेडिकल कॉलेज की स्थिति भी काफ़ी ख़राब है। काफ़ी कहा-सुनी करने के बाद उसकी मेडिकल के कागज़ बनाए, वरना ऐसे ही भेज दिया था कि जाओ ले जाओ कहीं भी। तो मेडिकल के रेफ़र करने के लिए कोई डॉक्यूमेंट बना ही नहीं रहे थे। तो आप लोग चाहते थे कि हायर सेंटर पे जाए, वो फैसिलिटीज यहाँ मेडिकल कॉलेज में अवेलेबल थी नहीं सर, उन्होंने खुद ही मना कर दिया था। हम्म, उन्होंने खुद ही मना कर दिया था कि हमारे पास ये फैसिलिटी है नहीं इतनी, तो आप इसको बेहतर होगा यहाँ से ले जाएं। तो फिर आप लोग उज्जवल को लेकर के दिल्ली गए। जी, दिल्ली गए सफदरजंग हॉस्पिटल में, वहाँ पे उसको एडमिट कराया और फिर तो एक दिन मुश्किल से वो बचा, डेथ हो गई। तब आपको लग रहा था कि उज्जवल बच सकते हैं जिस समय वो मेरठ मेडिकल कॉलेज में थे? सर, जिस समय वो मेरठ मेडिकल कॉलेज में आए और मैंने उसकी स्थिति देखी, हकीकत बात यह है कि मैं उसी टाइम समझ गया था कि उज्जवल का बचना नामुमकिन है। वो लगभग 90% जल चुका था। मैंने डॉक्टर से बात की तो उन्होंने बताया कि इसके अंदर के सभी ऑर्गन्स खत्म हो चुके हैं, जल चुके हैं, तो नामुमकिन था। तो पुलिस ने जो पहली एफआईआर दर्ज की इस पूरे मसले में, वो एक तहरीर ली उज्जवल की बहन से सलोनी से, और एक सामान्य सी तहरीर। आमतौर पर एक किस्सा मैं यहाँ आपको बताता हूँ। ये शायद 2010 के आसपास की बात होगी। पुलिस की कार्यप्रणाली आप देखिए। मैं उस वक्त हिंदुस्तान अखबार के साथ था। हमारे ही अखबार के एक अधिकारी की गाड़ी का पहिया चोरी हो गया। अल्टो कार थी, खड़ी हुई कार का एक पहिया गायब हो गया। लगभग 10 बजे रात में उनको पता चला। 6 बजे वो ऑफिस आए थे और 10 बजे के बीच में पहिया चोरी हो गया। एक नए साथी को तहरीर लेकर के उन्होंने मेडिकल थाने भेज दिया। तो जो तहरीर लेकर के वो साथी गए थे, उनसे कहा कि ये तहरीर ठीक नहीं है, आप नए सिरे से तहरीर लिखिए, हम बोलते हैं आप लिखिएगा। तो उन्होंने बोल के लिखवाया कि मैं 5 बजे अपने घर से चला था और लगभग 5:30 बजे मैं हिंदुस्तान ऑफिस पहुंचा, और जब मैं पहुंचा तो मैंने देखा कि कार का एक पहिया गायब था, कहीं गिर गया था। तो आप देखिए कितनी हास्यास्पद स्थिति है कि 3 पहियों पे कार ऑफिस तक चली आई, यानी वो चोरी की तहरीर को गुमशुदगी में दर्ज करना चाहते थे। ऐसा ही कांड इन्होंने यहाँ पे किया कि बोल के तहरीर लिखवाई 2 लाइनों की सलोनी से, उज्जवल की बहन से। वो बच्ची है, उसको ज़्यादा अंदाजा नहीं था क्या लिखना है क्या नहीं लिखना, और मनमाफिक लिखवा के उन्होंने एक खाना पूरी करके मामला निपटा दिया। ये मामला आपके संज्ञान में आया था? हाँ सर, संज्ञान में आया था। उस दौरान हम हॉस्पिटल में थे, तो हमने अपने यहाँ पे सभी साथियों को फ़ोन किया। उन्हें कहा कि आप लोग पहुँचो और दिखवाओ क्या मामला है। सभी लोग पहुँचे भी, आसपास के क्षेत्र के भी लोग पहुँचे, लोकल के जो लीडरशिप कर रहे हैं लोग, वो लोग भी वहाँ पे पहुँचे और वो एफआईआर बदली। लेकिन आप तो खुद स्टूडेंट पॉलिटिक्स में बड़े एक्टिव रहे हैं सर, ये आपको अच्छी तरीके से जानकारी है पुलिस की कार्यप्रणाली की। उससे पहले वाली एफआईआर में और बाद वाली एफआईआर में आपने दोनों देखी होंगी, धरती और आसमान का अंतर है। तो वो तो एक मजबूरी में कह लो, या उसको गुड़िया को पता नहीं था वो कह लो, या दबाव में लेके उसको कह लो, एक 2 लाइन की एफआईआर पहले दर्ज कराई थी। उसके बाद अभी की धाराओं में और पहले वाली धाराओं में धरती और आसमान का अंतर है। तो बाद में नेताओं की क्या भूमिका रही, थोड़ा हमें बताइए कि पार्टीवार बताइएगा कि जो जैसे हमने वहाँ पे देखा कि अलग अलग दलों के नेता मौजूद थे। जब उज्जवल के पार्थिव शरीर को लेकर के आया गया वहाँ से, आप उस एम्बुलेंस के साथ थे जिसमें उज्जवल का पार्थिव शरीर आया, तो वहाँ नेताओं ने जब एक ये जिम्मेदारी दी आप लोगों को, चूंकि आप उस टीम में भी थे जिसने वो एक मांग पत्र तैयार किया प्रशासन के सामने जो रखा गया, तो वो कैसे तय किया आपने? नेताओं के बीच क्या कोई आपसी असहमति थी, कोई खींचतान थी, कोई दांव पेच था, ऐसा भी कुछ था क्या? नहीं सर, ऐसा नहीं था। सभी ने साथ दिया, सभी ने अपने अपने तरफ से सहयोग किया, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्यों एक प्रदर्शन दूसरी ओर मोड़ ले रहा है। फिर सभी लोगों ने उसमें एकजुटता दिखाई और सभी ने कहा भी अपनी मांग पत्र एक पढ़ाओ और उसको बताओ। तो उसमें हम सभी ने मिलकर उसमें कितने लोग थे आप उस टीम में जिसने ये मांग पत्र तैयार किया? हम 10 लोग थे सर। अच्छा, कुछ नाम बताएंगे आपको याद हो, बाकी कुछ साथी? उसमें एक यूनिवर्सिटी के हमारे सीनियर हैं, आदित्य पवार जी थे, रोहित राणा जी थे, एनएसयूआई के काफ़ी सीनियर स्टूडेंट लीडर हैं, मुजफ्फरनगर से थे, विशु थे और काफ़ी साथी थे। तो क्या क्या आपने उसमें मांगे थे?
जैसे तो हमने उसमें- आपका पूरा सुना, लेकिन आप दोबारा से बताइए कुछ प्रमुख मांगे। उसमें प्रमुख मांगे थी सर, एक जो उज्जवल की बहन थी उसके लिए एक जॉब, हम्म 1 करोड़ का मुआवजा, हम्म और उज्जवल की एक मूर्ति उसी कॉलेज में, हम्म उज्जवल के नाम का एक गेट बुढ़ाना में, सभी आरोपियों की न्याय संगत धाराओं में गिरफ्तारी, हम्म और ये मुख्य मांगे थी। उसके एक और थी उज्जवल के सम्मान में, क्योंकि डीएवी कॉलेज मां शाकुंभरी कॉलेज उस यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है, तो उज्जवल के सम्मान में पूरे जितने भी मां शाकुंभरी से एफिलेटेड कॉलेज हैं सभी कॉलेजों में एक दिन का कॉन्डोलेंस। इसमें से क्या क्या हो गया अब तक? अभी तक तो सर कॉन्डोलेंस हुआ है, एक गिरफ्तारी हुई है पीटीआई की, जो मुख्य आरोपी है प्रिंसिपल है, मैनेजमेंट के लोग हैं, उनमें अभी तक कोई ऐसा एक्शन दिखाई पड़ नहीं रहा है। 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया था। 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया था सर, जो आज शाम को पूरा हो जाएगा 6 बजे के करीब। देखते हैं क्या होता है। 48 घंटे का टाइम पुलिस ने मांगा है, अभी टाइम है। यदि कार्रवाई नहीं होती तो आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। मामला मुख्यमंत्री तक भी पहुंचा है। कल बागपत के एमपी मुख्यमंत्री से मिले। क्या स्टूडेंट्स का भी कोई डेलीगेशन ऐसी कोशिश कर रहा है कि वो मुख्यमंत्री से मिले, हायर अथॉरिटीज से मिले, या डीएम एसएसपी से मिलके कि उस 48 घंटे के अल्टीमेटम में क्या होने जा रहा है? सर हमारी पूरी कोशिश है, हम मुख्यमंत्री से मिले, उच्च शिक्षा मंत्री से मिले, और वहाँ पे जो बीजेपी के सीनियर लीडर्स थे उन्होंने आश्वस्त भी किया था कि मुख्यमंत्री से हमारी मुख्यमंत्री मुलाकात से मिलने कराएंगे। स्टूडेंट्स भी गए थे। उन्होंने आश्वस्त किया था, अभी तक नहीं गए। उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री से हम आपको मिलवाएंगे एक डेलीगेशन, जिसमें delegation उज्जवल की फैमिली के लोग जी, भी जी। होंगे और वो हम लोग भी मुख्यमंत्री से होंगे। मिलेंगे। जी जी। लेकिन अभी तक वो मीटिंग हुई नहीं है। अभी तक कोई इस मीटिंग ये ऐसा- मीटिंग कराने की जिम्मेदारी किसको दी गई थी वहाँ? ये मीटिंग कराने की जिम्मेदारी खुद पूर्व सांसद मंत्री संजीव बालियान जी और विधायक उमेश मलिक जी ने ली थी। अच्छा। और विधायक है वर्तमान में पंकज मलिक जी, उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी से मुलाकात कराने का वादा किया था। तो अब जो हवन होगा, जो शोक सभा होगी उज्जवल के लिए, वो शुक्रवार को होने जा रही है जी। तो आपको लगता है कि उज्जवल को इंसाफ मिलेगा अभी तक की जो प्रोग्रेस है उसके हिसाब से, या कोई पॉलिटिकल दबाव, कोई पुलिस प्रशासन के दबाव छात्र नेताओं के ऊपर, उज्जवल की फैमिली के ऊपर तो नहीं आ रहे हैं? नहीं सर, आने नहीं देंगे। अगर आएंगे भी तो आने नहीं देंगे। यदि अभी भी कोई प्रेशर, कोई प्रशासन के लोग या पॉलिटिकल लोग किसी तरह का प्रेशर उज्जवल की फैमिली पर डालते हैं, तो मुझे लगता है कि मानसिकता उन लोगों की खराब हो चुकी है, उनकी मानवता मर चुकी है। तो यदि ऐसा कोई करेगा भी तो आपके माध्यम से हम उन्हें खबरदार कर देना चाहते हैं कि ऐसी गलती से भी मत करना, वरना एक्शन बहुत घातक होगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि उज्जवल की गलती है, कुछ लोग कह रहे हैं कि प्रिंसिपल की गलती है। वो वाकया क्या है? आपकी फाइंडिंग क्या है? आपने वीडियो भी देखे, मीडिया रिपोर्ट्स भी देखी आपने उज्जवल के साथियों से भी बात की। आपकी पर्सनल फाइंडिंग क्या है कि घटनाक्रम क्या है, हुआ क्या था? सर कहीं ना कहीं उज्जवल ने सुसाइड नहीं किया, उज्जवल का मर्डर हुआ है। उज्जवल को इतना ज़्यादा प्रताड़ित कर दिया गया था, इतना अपमानित उसको कर दिया गया था, पूरे कॉलेज के सामने उसको गालियाँ देना माँ बहन की, उसके बाल पकड़ करके उसको खींचना, मारना पीटना। और ये एक बार नहीं हुआ, उसके साथियों ने मुझे बताया कि ये एक बार नहीं हुआ, ये कई बार हुआ। उज्जवल एक बेहद संवेदनशील लड़का था, बेहद बहादुर लड़का था। वो अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहा था, वो अपने साथ साथ अपने सैकड़ों साथियों की लड़ाई लड़ रहा था, उनकी मांग रख रहा था। तो उसके साथ कई बार ऐसा बर्ताव हुआ। और जैसा हमने पता किया, क्योंकि जो वहाँ के प्रिंसिपल हैं वो कैंपस से ही पढ़ करके गए हैं, हमने उनके जो बैचमेट हैं उन सभी लोगों से पता किया, तो उनकी मानसिकता इतनी ख़राब बताई गई है, उन्हीं के साथियों ने बताई है कि अभी से नहीं, स्टार्टिंग से ही ऐसे हैं, एक गुंडा प्रवृत्ति के कह सकते हैं। तो उसकी आत्महत्या तो उसने ज़रूर की है, वो स्टेप गलत था। शायद कहीं ना कहीं वो लड़ाई लड़ता लड़ता अपने आप को हारा हुआ महसूस करने लगा, या इतना ज़्यादा अपमानित उसने खुद को महसूस कर लिया। कदम उसने गलत उठाया, लेकिन उसको मजबूर किया गया है। प्रिंसिपल का एक वीडियो आया, आपने भी सुना होगा शायद। उसमें वो कह रहे हैं कि उसके पास बुलेट मोटरसाइकिल थी, उसके पास स्मार्टफोन था, वो पैसे जमा कर सकता था फीस के, जमा नहीं किए उसने। आपने
शायद उज्ज्वल का घर नहीं देखा है। अगर नहीं देखा है तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप उज्ज्वल का घर देखना। उसके घर पे पेंट तो छोड़िए, लिसाई भी नहीं है। जो सीमेंट की लिसाई होती है वो भी नहीं है। क्या आपको लगता है कि उसके पास ये सब होगा? नहीं था। तो फालतू की बकवास किए जा रहे हैं। आपने उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी लैंग्वेज भी देखी होगी। क्या आपको लगता है कि वो प्रिंसिपल के पद पे बैठने लायक हैं? आपने एक दो वीडियोस या ऑडियो उनकी और भी सुनी होगी जिसमें वो खुलेआम गालियां दे रहे हैं। क्या आपको लगता है कि प्रिंसिपल ऐसा होना चाहिए किसी कॉलेज का, जो हजारों छात्रों का नेतृत्व करता है, एक पूरे कॉलेज को चला रहा है? नहीं सर। उज्ज्वल की जो आर्थिक स्थिति है वो आप बता रहे हैं बहुत कमजोर है, तो क्या ऐसे में इंसाफ मिलना संभव होगा? आपको लगता है उम्मीद कि मिलेगा उसको इंसाफ? उम्मीद तो है सर। ये बहुत ताकतवर लोग हैं। नहीं सर, ताकतवर स्टूडेंट से ताकतवर तो मुझे तो नहीं लगता है। यूथ से ताकतवर मुझे नहीं लगता है। और इसकी सारी कमांड यूथ ने और स्टूडेंट्स ने अपने हाथ में ली हुई है। तो कितने भी ताकतवर हो, अगर यूथ अपनी पे आ गया, आपने सुना होगा युवा का उल्टा होता है वायु, और वायु अगर हल्की बहे तो ठीक, और यदि वही वायु तीव्र हो जाए तो बड़े से बड़े और पुरानी से पुरानी जड़ों को रखने वाले पेड़ों को भी उखाड़ कर फेंक देती है। निजी तौर पे आपके पास भी क्या कुछ सिफारिशें आई हैं आरोपियों के फेवर में? नहीं सर, किसी ने अभी तक इतनी हिम्मत की नहीं है, और अगर कोई ऐसी गलती करेगा भी तो शायद दोबारा किसी को सिफारिश नहीं करेगा। उज्ज्वल के परिवार वालों से संपर्क करने की कोशिश किसी ने की हो? उनके पास पुलिस का दबाव कई बार आया, वो तो आता है सर, लाजमी है। मेरे ऊपर भी आया, मेरे भी कई बार फ़ोन आए, अलग अलग जगह से आए। तो उज्ज्वल के पेरेंट्स के ऊपर दबाव देने की कई बार कोशिश की गई। अगली रणनीति क्या होगी आपकी? ये 48 घंटे बीत जाएंगे और अगर मुख्य आरोपियों की अरेस्टिंग नहीं होती है तो कोई रणनीति बनाएंगे आगे के लिए? बहुत ही जल्द एक शोक सभा बुलाएंगे और उसमें डिसीजन लिया जाएगा। आप कुछ और कहना चाहेंगे इस पूरे घटनाक्रम के बारे में? कोई बात शासन से, सत्ता से, दलों से, समाज से, छात्रों से? पहले तो मैं सबसे पहले छात्रों से ही कहना चाहूँगा, इतनी जल्दी ज़िंदगी की जंग से हारो मत। काफ़ी लंबा जीवन है, जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। लड़ना सीखो, अपनी बातों को मजबूती से रखना सीखो। बहुत उज्ज्वल ने मजबूरी में ज़रूर उठाया, लेकिन गलत स्टेप उठाया, मैं भी मानता हूँ। ऐसा नहीं उठाना चाहिए था, उसको बताना चाहिए था, किसी को भी बताता। मैं आज अपना आप को ठगा सा महसूस कर रहा हूँ कि पता नहीं वो मुझे संपर्क क्यों नहीं कर पाया, मैं बाद में उससे संपर्क में आ पाया। तो यही मैसेज देना चाहूँगा सर, ऐसा कभी मत करो, ज़िंदगी से लड़ना सीखो। क्या ऐसा भी मानते हैं आप कि अगर छात्र राजनीति होती, मजबूत स्थिति में होती, सर मेरा मतलब है कि छात्र संघों के चुनाव होते सारे कॉलेजों में, एक प्लेटफॉर्म होता, एक यूनिटी होती, एक इलेक्टेड ऑर्गेनाइजेशन होता, तो शायद उसके फोरम पे जाके उज्ज्वल अपनी बात रख सकता था, उसके माध्यम से अथॉरिटीज़ पे एक प्रेशर बिल्डअप हो सकता था, सोसाइटी में वॉइस रेज हो सकती थी, और ये हादसा नहीं होता। सर मैं इसमें सरकार का फेलियर मानता हूँ। छात्र संघ चुनाव 2017 से बंद किए हुए हैं। 2017 से किसी कॉलेज में, उत्तर प्रदेश में, यूनिवर्सिटी में कहीं छात्र संघ के चुनाव नहीं हुए, और यही कारण है कि छात्र राजनीति दबती जा रही है, ख़त्म होती जा रही है। स्टूडेंट्स का एक प्रतिनिधि मंडल जो होता था वो कम होते जा रहे हैं। आज मेरठ में थोड़ा बहुत मान लो, बुढ़ाना में कोई नहीं था इसलिए वो किसी से संपर्क नहीं कर पाया। तो ये तो सबसे बड़ा कारण है सर, छात्र संघ चुनाव का ना होना, छात्र राजनीति का ख़त्म हो जाना, ये सबसे बड़ा कारण है कि आज छात्रों पर बेहद ज़्यादा जुल्म प्राइवेट कॉलेजेस कर रहे हैं। क्या छात्र ऐसी को रणनीति बना रहे हैं कि सरकार पर दबाव बनाया जाए चुनावों के लिए, कॉलेजों की अथॉरिटीज़ पर, वाइस चांसलर पर कोई प्रेशर बिल्डअप किया जाए कि वो चुनाव कराएं? क्योंकि ये तो गैर लोकतांत्रिक है, एक संवैधानिक व्यवस्था है, यूनिवर्सिटी के कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है और चुनाव कराने ही चाहिए। वो कोई अवैधानिक संस्था नहीं है, वो करिकुलम का पार्ट है, वो आपकी पढ़ाई लिखाई का हिस्सा है। तो अगर चुनाव नहीं होते हैं तो आप उस करिकुलम के पार्ट से पीछे जा रहे हैं। नेतृत्व का गुण कैसे विकसित होगा यूथ में, वो अपनी वॉइस रेज करना कैसे सीखेंगे, समाज से कनेक्ट होना कैसे सीखेंगे, ये बड़े सवाल हैं। तो अगर मुख्यमंत्री से
मुलाकात होती है किसी डेलीगेशन की, तो क्या डेलीगेशन इस तरह की बात भी रखेगा कि चुनाव भी कराए जाएं बड़े पर्सपेक्टिव में? क्योंकि ये सिर्फ एक बुढ़ाना के डीएवी का इशू नहीं है, फीस का इशू कमोबेश हर जगह आता है। सर, मुख्यमंत्री जी से मांग सबसे पहली यही होगी कि छात्र संघ चुनाव कराया जाए। अगर छात्र संघ चुनाव होते तो शायद आज उज्जवल हमारे बीच होता। अगर छात्र संघ चुनाव होते तो शायद हजारों छात्र उज्जवल की परिस्थिति में ना होते। अगर छात्र संघ चुनाव होते तो शायद इन प्राइवेट कॉलेज वालों की इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो बच्चों को एक आत्महत्या करने में मजबूर कर दे। दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पूरे एजुकेशन सिस्टम पर सवाल खड़े किए। उज्जवल के पार्थिव शरीर को तिरंगे में लपेट करके जब उनके साथियों ने बुढ़ाना के डीएवी कॉलेज के गेट पर रखा, तो वहां पहुंचे तमाम नेताओं ने, जनप्रतिनिधियों ने पूरे एजुकेशन सिस्टम को कटघरे में खड़ा किया। यानी पूरे एजुकेशन सिस्टम में कहीं ना कहीं कुछ ऐसी घपलेबाजी, ऐसे घालमेल चल रहे हैं जो अल्टीमेटली सोसाइटी को प्रभावित कर रहे हैं। और जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं स्टूडेंट्स के, जो स्टूडेंट यूनियंस होती हैं, वो 2017 के बाद से भंग हैं। उनके चुनाव पूरे प्रदेश में नहीं कराए गए। ये भयंकर अलोकतांत्रिक असंवैधानिक प्रक्रिया है, भयंकर अलोकतांत्रिक कदम है। सरकार को तत्काल चाहिए कि वो पूरे उत्तर प्रदेश में यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में छात्र संघों के चुनाव डिक्लेयर करें। सारे प्राइवेट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के भीतर भी छात्र संघों के चुनाव हों, ताकि उनके रिप्रेजेंटेटिव्स अपनी वॉइस सही प्लेटफॉर्म पर रेज कर सकें और किसी उज्जवल राणा को इस तरह से आत्मदाह न करना पड़े। आप क्या कहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहिएगा, हमारे चैनल को देखते रहिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।